नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए इंतजार खत्म। देश भर में 16 जनवरी से लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा टीका। बुजुर्गों को भी मिलेगी प्राथमिकता। मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ मानवता की रक्षा के लिए तैयार है भारत। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के गौरव और संस्कृति को समूचे विश्व में ले जाने के लिए युवाओं से किया तकनीक के इस्तेमाल का आह्वान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत में कारोबार सुगमता के साथ बढ़े निवेश के अवसर। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का विधायी सदनों में गतिरोध के बजाय विचार विमर्श और बहस को प्राथमिकता देने पर जोर। गोवा विधायक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज में जनप्रतिनिधियों और कानून बनाने वाले निकायों की अहम भूमिका। और महाराष्ट्र के भंडारा में अस्पताल में आग हादसे की जांच के आदेश। राज्य सरकार ने मृत बच्चों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। नवजात शिशुओं की मौत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। और आज की सबसे बड़ी खबर, देश में पहले कोरोना केस के आने के करीब 353 दिनों के बाद यानी 16 जनवरी से भारत में इस रोग की वैक्सीन लोगों को दी जाने लगेगी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइनर वर्कर्स, बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। भारत में कोरोना के टीकाकरण अभियान का इंतजार खत्म हो गया है। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। शनिवार को सरकार ने टीकाकरण अभियान को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया। 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीन ड्राइव के पहले दौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान में उन लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी उम्र 50 साल से कम है, लेकिन वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद 27 करोड़ के करीब है। टीकाकरण अभियान की तारीख की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जहां देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीकाकरण अभियान की तैयारियों पर विचार विमर्श भी हुआ। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि कोविन ऐप पर अब तक 79 लाख लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, जिन्हें शुरुआत में टीका दिया जाना है। बैठक में विस्तृत समीक्षा के बाद तय किया गया कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ, बिहू जैसे त्योहारों के मद्देनजर देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी के सिद्धांत, चुनाव आयोग के अनुभव और पूर्व में चलाए गए टीकाकरण अभियान से मिले तजुर्बे का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 16 जनवरी को भारत कोरोना वायरस से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 जनवरी से भारत में देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा
कि इस अभियान के तहत हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों सहित फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं देश में लगातार कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक कोविड नमूनों की जांच 18 करोड़ को पार कर गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.41% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,16,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई और इस दौरान 19,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गई है। संक्रमित मामलों की कुल संख्या में केवल 2.15% सक्रिय मामले शेष बचे हैं। फिलहाल देश में करीब 2,24,000 सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 वायरस के नए प्रकार के संक्रमण के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में नए मामलों में उछाल आ गया है। सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाने के बावजूद मामलों में इजाफा हो रहा है। WHO के मुताबिक लोग एहतियाती उपायों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका नया वायरस फायदा उठा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। WHO का कहना है कि कई देशों में अचानक मामले बढ़ने की वजह लोगों की ओर से जरूरी सावधानी न बरतना है। Over the past few days, we have seen some of the highest numbers of deaths recorded at any point in the pandemic. This is happening because over previous weeks, there has been a lack of compliance with what health authorities are advising in several countries. The virus has taken advantage of this and is spreading at an alarming rates in some countries. कोविड-19 वायरस का नया स्ट्रेन जो ज्यादा संक्रामक है, उसके फैलाव के कारण ब्रिटेन में अचानक कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। लंदन के मेयर सादिक खान ने इसे मुश्किल समय बताते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण में रोगी की प्रतिरोधक क्षमता अहम किरदार निभाती है। विकसित देशों के मुकाबले भारत में होने वाले टीकाकरण के कारण लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है। We have probably a good baseline immunity as compared to the Western populations. So our population may be less vulnerable to the disease and less vulnerable to the severe disease. While in the United States, you see a lot of patients with COVID-19 developing severe disease and going into ICU. The similar is not the case in India. And probably we are lucky in that regard that probably our childhood vaccinations as well as our exposures to various organisms, viruses, bacteria in our childhood has made us more immune to the COVID virus serious disease as compared to those who were not. दुनिया में सबसे अधिक अमेरिका में अब तक 2,18,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 3,67,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन में कोविड वायरस की वैक्सीन लगने लगी है। अब तक ब्रिटेन में 15 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और फरवरी के मध्य तक 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। ब्राजील के राष्ट्रपति जार बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि कोविड-19 वैक्सीन जल्द भेजी जाए। दुनिया में कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में ब्राजील दूसरे स्थान पर है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तत्काल कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए तेजी से और भारतीय टीकाकरण कार्यक्रम को खतरे में डाले बिना ब्राजील को 20 लाख डोज की आपूर्ति की मैं सराहना करूंगा। प्रवासी भारतीय लोगों को देश की विकास यात्रा में शामिल होने की अपील के साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज संपन्न हुआ। कोरोना काल के बीच संपन्न आयोजन पूरी तरह वर्चुअल तरीके से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति शामिल हुए। इस अवसर पर दुनिया के कई देशों में नाम कमाए 30 भारतीय लोगों को सम्मानित भी किया गया। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। समापन सत्र को वीडियो माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने प्रवासी भारतीय लोगों को भारत की परिवर्तन यात्रा का अंग बनने की अपील की। The world is one family. We have ensured that our development is shared with other countries. To this end,
We look forward to engaging more meaningfully with you and seek your recommendations for providing further boost to our initiatives. We want you to actively participate in the making of New India. I invite each one of you to be a part of India's transformation story and contribute to it with your ideas, business models, investments, technical expertise, and knowledge sharing. 4 सत्रों में दिन भर चले इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। भारत के प्रति अपने लगाव को दर्शाने के लिए उन्होंने भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की। भैया और बहनें लोगन, हमार ओर से आप लोगों का राम जोहार पहुँचे। का हाल बा? हमारे देश सूरीनाम के ओर से आप सब लोगों को इस 16वां प्रवासी दिवस पर हृदय से अभिनंदन प्रस्तुत करीला। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में किया जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय लोगों के योगदान और उनसे जुड़ने के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। This included the Pravasi Bharatiya Divas, Pravasi Bharatiya Samman Awards, the Overseas Citizen of India, and the Persons of Indian Origin cards. In the years that have passed, these initiatives have been strengthened by a range of other activities, and even more transformed by the very unique bonding that Prime Minister Narendra Modi has established with the diaspora. The Know India program for young overseas Indians and the Pravasi Tirth Darshan Yojana for the older generation have been notable. The online quiz Bharat Ko Janiye, launched in 2015, has also made commendable progress. The scholarship program for diaspora children is indeed another connection, as is the expanded cultural activities of our embassies abroad and ICCR centers. This year, we organized 5 virtual conferences as a precursor to the celebrations of Pravasi Bharatiya Divas 2021. प्रवासी भारतीय पर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा की गई। इस अवार्ड को प्राप्त करने वालों का चयन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के नेतृत्व में गठित समिति ने किया था। यह अवार्ड 24 देशों के 30 लोगों को दिया गया। इनमें अमेरिका के 5 और जापान के 2 भारतीय शामिल हैं। इस अवसर पर भारत को जानो प्रवासी भारतीय सम्मेलन को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भी संबोधित किया। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद भारत से विदेश में गए भारतीय लोगों को भारत की विकास यात्रा के साथ जोड़ना है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वे देश की प्रगति में सहयात्री हैं, को ट्रैवलर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रवासी भारतीयों से सहयोग की अपील की है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी विदेशों में रहने वाले भारतीयों की भूमिका सराहनीय रही, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रिश्ता नाम की नए पोर्टल की शुरुआत भी की। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को कौशल और संसाधनों के साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन में सक्रिय भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आप दुनिया के गरीब से गरीब तक
अफोर्डेबल और क्वालिटी सॉल्यूशन पहुंचाने का जरिया बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि इस दौर में भारत के लोगों ने शानदार काम किया है। लोग आसपास के लोगों के प्रति मददगार दिखे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की 2 वैक्सीनों के साथ भारत मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों को विश्व के सभी जरूरतमंद देशों को मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अप्रवासी भारतीयों और उनके परिवारों को भी टीकों से लाभ होगा। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय समुदाय के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रिश्ता नाम का नया पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से मुश्किल समय में अपने समुदाय से संपर्क करना, उन तक पहुंचना आसान होगा। दुनिया भर में भारतीय समुदाय के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रिश्ता नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से मुश्किल समय में अपने समुदाय से कम्युनिकेट करना, उन तक तेजी से पहुंचना आसान होगा। इस पोर्टल से दुनिया भर के हमारे साथियों के एक्सपर्टाइज का भारत के विकास में उपयोग करने में भी बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को कहा कि सरकार हर समय हर पल आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 45 लाख भारतीयों को मदद पहुंचाई गई। उन्होंने पीएम केयर्स फंड में प्रवासी भारतीयों के योगदान को भी सराहा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय का हार्दिक अभिनंदन किया है। एक ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीय वसुधैव कुटुंबकम के हमारे सांस्कृतिक दर्शन के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि देश के नूतन भविष्य के प्रति प्रवासी भारतीयों का दृष्टिकोण, कामकाज के लिए लाई गई नई वैज्ञानिक पद्धतियां, देश के विकास में निवेश, इन सबका भारत की विकास यात्रा में अभिनंदनीय योगदान है। उपराष्ट्रपति ने दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की कुशलता और उनके सभी प्रयासों में सफल होने की कामना भी की। आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों से बात की। कोरोना काल के बीच हुई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अगले बजट की रूपरेखा पर अर्थशास्त्रियों से विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ कोविड महामारी के बाद के विश्व में भारत का आर्थिक एजेंडा तय करने पर चर्चा की। चर्चा में भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि विकास के उच्च मानक अपेक्षा से पहले ही एक मजबूत आर्थिक सुधार के संकेत दे रहे हैं। चर्चा में शामिल अर्थशास्त्रियों ने पिछले कुछ सालों में किए गए मजबूत संरचनात्मक सुधार उपायों का जिक्र करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इनकी उपयोगिता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों के सुझावों की सराहना की और राष्ट्रीय विकास एजेंडा तय करने में ऐसे विचार विमर्श के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह कोविड-19 महामारी और उसके बाद के प्रबंधन में इसमें शामिल सभी लोगों के समक्ष नई पेशेवर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन के साथ ही सरकार ने सुधारों पर आधारित प्रोत्साहन देने का प्रयास किया, जो कृषि, वाणिज्यिक, कोयला, खनन और श्रम कानूनों में हुए ऐतिहासिक सुधारों के रूप में दिखता है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके जरिए भारतीय कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत हुई हैं
और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने भारत की विकास गाथा में विदेशी निवेशकों के उस विश्वास का जिक्र किया जिसके कारण वैश्विक मंदी के बावजूद भारत में अप्रैल से अक्टूबर के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 11% की बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री ने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए देश के अधिकांश सुदूरवर्ती क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ने जाने के बाद आर्थिक क्षमता में बढ़ोतरी होने का विश्वास जताया। देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में राष्ट्रीय अवसंरचना व्यवस्था की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भागीदारी का अत्यधिक महत्व है और इस तरह के परामर्श व्यापक आर्थिक एजेंडा को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। चर्चा में भाग लेने वाले अर्थशास्त्री इस बात से मोटे तौर पर सहमत थे कि अगले वर्ष विकास में तेजी आएगी। उन्होंने भारत की इस विकास दर को बनाए रखने के लिए उपाय सुझाए। जो अर्थशास्त्री बैठक में शामिल हुए उनमें रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, मौद्रिक नीति से जुड़े समिति के पूर्व सदस्य रविंद्र ढोलकिया, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य और नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया शामिल रहे। बैठक में इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन केवी कामत, एसबीआई की सौम्या कांति घोष, नमोरा की सोनल वर्मा और एचडीएफसी बैंक के अभय बरुआ भी शामिल हुए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि लोगों के भरोसे और विश्वास पर टिके संसदीय लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज में जनप्रतिनिधियों और कानून बनाने वाले निकायों की अहम भूमिका है। गोवा विधायक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने बात कही। उन्होंने प्रभावी कार्यप्रणाली के माध्यम से कानून निर्माताओं और सदनों की वैधता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। It is the functioning of the legislators and the law-making bodies that can either make or mar any democracy. Their effective functioning forms the basis of people's trust and confidence in parliamentary institutions. Unfortunately, there is certain trust deficit with people's perception about the legislators and the legislature being the negative based on what they get to see and hear. This deficit needs to be addressed at the earliest by all concerned so that India, we are the world's largest parliamentary democracy and it can stand taller with its head high if our legislators and legislature function more meaningfully and also more effectively. उपराष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत हितों की जगह लोगों के सशक्तिकरण और कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। साथ ही जनप्रतिनिधियों से सदन में गतिरोध के बजाय विचार और बहस के जरिए निर्णय लेने में योगदान की सलाह दी। We select and elect people based on their character, caliber, capacity and conduct. Proper connect with the people, conduct, character, commitment, capacity and communication. Parliament or legislature is there to discuss, debate and decide. 3 Ds. Do not take recourse to the 4th D, disrupt. Disruption, obstruction is not going to do anything good to the country. Construction, positive thinking. उपराष्ट्रपति ने पर्यटन और खनन के क्षेत्र में गोवा की कामयाबी की तारीफ की। उन्होंने राज्य की बेहतरी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विधायकों को सम्मानित किया। गोवा विधायक दिवस 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। 1964 में आज ही के दिन गोवा विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच अब सबकी निगाहें 15 जनवरी को होने वाली सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक पर टिकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई होगी। किसान संगठन भी अपनी आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए 10 जनवरी को बैठक करेंगे। कृषि सुधार कानूनों पर कुछ किसान संगठनों की आपत्तियों को लेकर सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है। शुक्रवार को हुई 8वें दौर की वार्ता में सरकार की किसान नेताओं को कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की बजाय कोई विकल्प देने की अपील की गई थी। अब 15 जनवरी को दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बैठक होगी।
सरकार के पास जहां कानून में संशोधन से लेकर प्रदेश सरकारों को लागू करने की आज़ादी देने का विकल्प मौजूद है, वहीं कृषि सुधारों को लागू करने के लिए समिति के गठन जैसे विकल्प पर विचार हो सकता है। जानकार मानते हैं कि इस मामले पर 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर होने वाली सुनवाई काफ़ी अहम है। मुझे लगता है कि अगर जनवरी 15 का मीटिंग में ज़्यादा कुछ हल निकालने का नहीं लग रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई इंटरव्यू नहीं करता है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारे पहल कर चुके हैं, ये किसान संगठन थोड़ा अड़ियल होकर बैठे हैं कि कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। कोई भी निगोसिएशन में आपको किसान संगठन को अल्टरनेटिव देना चाहिए कि इस कानून में क्या क्या उधार हो सकता है। कृषि मामले के जानकारों का मानना है कि सरकार की तरफ से लाए गए कानून लंबे समय से किसानों की मांग पर लाए गए हैं। सरकार बार बार कह रही है कि वो कानून के प्रावधानों पर, आपत्तियों पर विचार करने और संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने का कोई विकल्प नहीं है। लगभग 3 दशकों से किसानों की मांग थी कि कृषि बिलों में सुधार की आवश्यकता है। मोदी सरकार की एक बहुत अच्छी कोशिश है कि वो 3 बिलों को लेके आई है। पिछले 2020 के साल में जहां दुनिया में, देश में कोरोना काल चल रहा था, ऐसी स्थिति में जहां तमाम सेक्टर बैठ गए थे, वहां पे कृषि क्षेत्र का बहुत अच्छा प्रदर्शन करना ये जताता है कि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था को उठाने में बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगा। किसान संगठन भी अपनी आगे के विकल्प पर विचार करने के लिए 10 जनवरी को बैठक करेंगे। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जेपी नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के वर्धमान में कृषक सुरक्षा ग्राम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देश के हर किसान परिवार की तरह बंगाल के किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के किसानों की दुर्दशा के लिए राज्य की ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। वर्धमान जिले के कटवा से सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम प्रण लेते हैं। महाराष्ट्र के पास भंडारा के सिविल अस्पताल में शिशु देखभाल विशेष इकाई में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने शोक जताया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने सभी पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे देने की भी घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा है कि इस घटना से उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि भंडारा में अस्पताल के न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने की घटना से बच्चों की जान जाने की खबर के बारे में जानकर परेशान हूं। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे हृदय विदारक घटना बताते हुए कहा है कि उनकी संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। और खबर इंडोनेशिया से, जहां राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद एक यात्री विमान लापता हो गया है और इस विमान में 62 लोग सवार थे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप आगे देख सकते हैं देश देशांतर, व्हाट्सएप और निजता का अधिकार पर हमारा खास कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।